चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम करंट अफेयर की क्लास। और स्क्रीन पे जो आपके सामने है वो है प्रतियोगिता दर्पण मैगज़ीन, और ये मई 2022 की मैंने इसी महीने ये रिलीज़ मैगज़ीन हुई। कोशिश करिए कि आपको हर महीने ये मैगज़ीन पढ़नी चाहिए। इसमें जो कुछ भी है कवर करिए, हिंदी में हो इंग्लिश में हो फ़र्क नहीं पड़ता, कंटेंट सेम ही रहता दोनों के अंदर। इसमें ख़ास बात क्या है? ख़ास बात इसमें ये है कि देखिए यहाँ से सॉल्व्ड मॉडल पेपर्स, यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्री एग्ज़ाम सॉल्व किया गया है, और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे यहाँ एचएस होता वहाँ ये एग्ज़ाम है, उसका प्री जो है वो एग्ज़ाम सॉल्व किया हुआ है। क्लास 1 के लिए जो स्टूडेंट अप्रोच करते हैं उनको ये क्वेश्चंस लगाने चाहिए। ज़्यादा टेंडेंसी रहती है कि वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ कॉपी पेस्ट हो जाते हैं, स्पेशली करंट अफेयर के और जनरल स्टडीज़ के, लाइक हिस्ट्री एंड पॉलिटी एंड ये कॉपी पेस्ट होते हैं ज़्यादा क्वेश्चन। अब चुनावी बात यहाँ पे रिप्रेजेंट की है पिक्चर के ज़रिए। जैसे हम भाजपा की बात करें, ज़्यादातर इलाके में भाजपा ने सीटें ली हैं। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को सीट मिली है, भगवंत मान वहाँ के सीएम बने हैं। एंड नीचे देखिए सॉल्व पेपर्स में सिविल सर्विसेज मेंस 21 का सॉल्व कर रखा है। इससे एटलीस्ट ये मालूम चलता है कि मेंस के अंदर हमें जब कहा जाता है कि लिखे राइट टू प्रिवेसी के बारे में क्या क्या कैसे लिखना होता है, एक आइडिया सा मिलता है इनको पढ़ के। यूपी का पीजीटी एग्ज़ाम था, एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, जिसमें कि टैक्सेशन ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर, जीएसटी इंस्पेक्टर्स, ऐसे पोस्ट निकलती हैं उसके अंदर। राजस्थान का सब इंस्पेक्टर का पेपर सॉल्व किया हुआ है, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का पेपर सॉल्व किया है, हिमाचल में अगर एसआई का पेपर आता है तो मुझे विश्वास है कि यहाँ के क्वेश्चंस पेपर से कुछ क्वेश्चन मोटिवेट होकर वहाँ डाले जाते हैं। उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग जो भी है ये टेस्ट हुआ। अब देखिए यहाँ पे इस मैगज़ीन के अंदर जो इस महीने के सबसे इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं वो फ्रंट में कवर किए होते हैं। मतलब मान के चलिए कि करंट अफेयर में एक क्वेश्चन इससे ही आएगा जो ये सामने शो किया हुआ है, जो मेन हाईलाइट है इसकी। जैसे सागर परिक्रमा इनिशिएटिव गुजरात में चलाया, क्या है वो आप आगे पढ़ेंगे उसको। 11th एडिशन ऑफ मिलान एक्सरसाइज, मिलान एक्सरसाइज किस बारे में थी, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंडियाज़ फर्स्ट 100% वीमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क इन हैदराबाद। अब जन ज़्यादातर हमारे देश में मैन हैं जो एंटरप्रेन्योर या फिर बिजनेसमैन, इस सेक्टर में ज़्यादातर उनका दबदबा है। विमेन का कहीं ना कहीं वो उसमें नहीं रहा है, क्योंकि फैमिली की तरफ से उनको वो सपोर्ट स्ट्रक्चर नहीं रहा। पेरेंट्स की प्रॉपर्टी के ऊपर एकाधिकार किसका रहा है, उनके बेटों का। इसलिए लाइक धीरूभाई अंबानी के बाद मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी नेचुरली जो है सेलेक्ट हो गए, आगे बड़े आदमी बन गए, पर जो बेटियाँ होती हैं उनको उस तरह का अधिकार नहीं मिल पाया है, जिस कारण अगर पेरेंट्स की इंडस्ट्री है तो उसको विमेन को लीड करने का मौका नहीं मिला है। तभी तो ज़्यादातर उसमें रहा ना, जैसे शर्मा एंड सन्स, वर्मा हाउजरीज एंड सन्स, तो कहीं ना कहीं एंड सन्स का जो तरीका था इसे विमेन को मौका नहीं मिल पाया। आगे बात, इंडियन रेलवेज प्रिपेयर्ड नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया, ये इसमें कुछ और चीज़ें होंगी। अच्छा, इसरो सक्सेसफुली टेस्ट न्यूली डेवलप्ड SS1 ऑफ इट्स न्यू ESLV, एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, उसने लॉन्च किया SS1। ये क्या चीज़ है आगे पढ़ेंगे, बट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्वाड लीडर की मीट हुई है, क्वाड क्या है ये पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडो जापान की समिट, सम्मेलन बोलते हैं समिट अंग्रेजी में, 2022 की हुई है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की वर्चुअल समिट सम्मेलन हुआ, उसके बारे में। रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया आए, क्योंकि अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो इंडिया एक मीडिएटर के तौर पे काम कर रहा है। कहीं कहीं यूक्रेन और रशिया दोनों ही समझते हैं कि इंडिया ने एक न्यूट्रल स्टैंड लिया है, जिसमें वो नहीं किसी के पक्ष में जा रहा है, तो एक तरह की डिप्लोमेसी के लिए वो यहाँ पहुँचे हैं। अभी इसको फ्लैग सेट जिंदगी में बहुत काम करने वाकई है, इज इट नॉट। अब इसको आप थोड़ा ड्रॉप करिए थोड़ी देर के लिए। स्टेट बजट 22 और 23, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रोक्लेम्स 15th मार्च एज इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया। व्हाट इज इस्लामोफोबिया? क्या होता है इस्लामोफोबिया? इस्लामोफोबिया विच मीन्स कि एक फेयर क्रिएट, फोबिया मीन्स फेयर, एक डर का माहौल क्रिएट करना धर्म के नाम पे, और धर्म है वो
इस्लाम। आप जानते हैं डेली बेसिस पे कई लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि मुस्लिम्स ने ही पूरी दुनिया के अंदर टेररिज्म जो है वो फैला के रखा हुआ है। ये आधा सत्य है, क्योंकि टेररिज्म अगर किसी रिलीजन का ही अगर सब्जेक्ट है तो फिर ये तो हर देश में होना चाहिए। सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। क्या वहाँ टेररिज्म है? उतना नहीं है। इज इट ट्रू नॉट? अगर मुस्लिम्स होने से ही आप टेररिस्ट बन जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है वो कहाँ है? इंडोनेशिया में। वहाँ तो टेररिज्म नहीं है। तो टेररिज्म एक इतना ईजी टॉपिक नहीं है कि आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। टेररिज्म को जानने के लिए आपको बहुत स्टडी करनी पड़ेगी। क्यों जिन राज्यों से ये निकला है, जिन देशों से निकला है टेररिज्म, उसके पीछे की कंडीशनैलिटी क्या है? ज़्यादातर आतंकवाद वहाँ से निकला जहाँ पे एनर्जी थी, ऑयल था, गैसेस थी। इराक की बात कर लो, सीरिया की बात कर लो, लीबिया की बात कर लो, यहीं से क्यों आतंकवाद पैदा होता है, क्या रीज़न है, इसके बारे में लंबा एक लेक्चर बनता है। पर फिलहाल आप अपने दिमाग में ना रखें कि मुस्लिम्स चूँकि उनको धर्म में ऐसा सिखाया गया है कि जिहाद करो, मारो, काटो और ये करो, इस कारण वो आतंकवादी हैं, ये एक रीज़न नहीं है। तो इस्लामोफोबिया को काउंटर करने के लिए, मैंने माहौल को ख़त्म करने के लिए इस तरह का 15 मार्च को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये प्रोक्लेम किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया स्लिप्स 3 स्पॉट ऑन 17 SDG adopted as 2030 एजेंडा। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? डेवलपमेंट क्या होती है? एनी गेस? हाँ जी, व्हाट इज डेवलपमेंट? बताइए, डेवलपमेंट क्या चीज़ है? हाँ जी, प्रोग्रेस डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट को डिफाइन करो ज़रा, यतांश, डेवलपमेंट को डिफाइन करो। डेवलपमेंट क्या होती है? नहीं, फंडी वंडी तो बात की बात है। डेवलपमेंट से बोलो कि डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे आपके इलाके में अगर डेवलपमेंट हो रही है तो आप क्या समझते हो? हाँ, रोड, हॉस्पिटल, स्कूल अच्छे हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, ये मतलब है। एक हद तक आप सही कह रहे हैं, मगर ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत बेसिक डिफरेंस है। देश ग्रो कर रहा है, विच मीन देश की इकॉनमी ग्रो कर रही है, और इकॉनमी ग्रो करने का मतलब है कि आपके हाईवेज, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स ये डेवलप हो रहे हैं। बट डेवलपमेंट का मतलब कुछ और भी है। साथ साथ में डेवलपमेंट कहीं ना कहीं ह्यूमन बेस्ड होती है। जैसे आपको बताता हूँ मैं, मान लो आपकी फैमिली के अंदर पिछले साल आपके फैमिली का बैंक बैलेंस था 30 लाख रुपए और ये साल हो गया 50 लाख रुपए। ये ग्रोथ है फैमिली की, इकोनॉमिकली ग्रोथ पाई जा रही है यहाँ पे। पर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट मीन्स क्या घर के बच्चों के अंदर एजुकेशन है? क्या घर के अंदर पुरुष और महिला के बीच में पक्षपात तो नहीं है? क्या हेल्थ सबकी अच्छी है? ये है डेवलपमेंट के सिंबल्स। तो डेवलपमेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एजुकेशन ऑफ इंडिविजुअल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज जेंडर इक्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, एंड थर्ड वन इज हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। सो एजुकेशन, हेल्थ एंड जेंडर इक्वालिटी ये इंपॉर्टेंट है। किसी घर के अंदर 30 लाख की अर्निंग थी पिछले साल, अब हो चुकी है 50 लाख की, सपोज कर लीजिए, तो ग्रो तो कर रहे हैं। बट ये तो नहीं कि कहीं वो मेल डोमिनेटेड फैमिली है और वहाँ पे सिर्फ पुरुष ही हैं जो काम को देखते हैं, हैंडल करते हैं, दे हैव दी कॉल इन एवरी मैटर। तो महिलाओं के साथ क्या होगा? वहाँ पे पक्षपात। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप देखिएगा राजस्थान के अंदर काफ़ी रिच फैमिली भी हैं, बट वहाँ पे महिलाओं को पर्दे में ही रखते हैं, घूंघट जो प्रथा है। आप इसको डेवलपमेंट नहीं कह सकते हैं। ऑलराइट, सो इकोनॉमिकली डेवलप करना मीन्स आपके पास गाड़ी बड़ी आ चुकी है, आपके पास फैसिलिटी बढ़ चुकी है, तो इकोनॉमिकली आप ग्रोथ कर रहे हैं। डेवलपमेंट मीन्स एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, एंड थर्ड वन इज द हेल्थ। और मान लीजिए सपोज अभिषेक जो है वो की जॉब ले जाती है मान लो 2-3 महीने बाद, और इनकी सैलरी होती है 35,000 रुपये पर मंथ या 40,000 रुपये पर मंथ, और जैसे मान लो ऐसा कर लेते हैं। अब कहीं ना कहीं कुछ समय बाद इनकी अपनी लाइफ में ग्रोथ आ जाएगी। बट सपोज आफ्टर 5 years ये गाड़ी लेते हैं 10 लाख 20 लाख की, और उसके बाद मालूम चलता है कि गाड़ी में इफेक्ट नहीं आ रहे हैं, यूं चढ़ रहे हैं गाड़ी में, और गियर एंड स्टीयरिंग जो है पेट को छू रहे हैं। मीन्स ही हैज़ बिकम सम 100 kg पर्सन। अगर ऐसा हो जाए, क्या इसको डेवलपमेंट कहेंगे?
ग्रोथ तो हुई है मनी वाइज, पर डेवलपमेंट नहीं, क्योंकि ही हैज़ लॉस्ट द हेल्थ इन दैट। तो कहीं ना कहीं आप जब डेवलपमेंट को सोचते हैं तो समझिए डेवलपमेंट मीन्स वन इज एजुकेशन, सेकंड इज हेल्थ एंड थर्ड वन इज जेंडर इक्वालिटी। ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर काफ़ी बातें कही गई हैं। एंड सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि अगर आप ग्रोथ कर रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, तो एनवायरनमेंट ना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। ये ना हो कि आप लिमिटेड सोर्सेज को ख़त्म करते जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डीजल पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, आफ्टर 120 ईयर्स डीजल पेट्रोल नहीं बचेगा जिस रेट पे आप इनको कंज्यूम कर रहे हो। गैस नेक्स्ट 200 ईयर तक सीमित है और कोयला नेक्स्ट 170 ईयर्स तक ही अवेलेबल है जिस रेट पर हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ऐसे करते गए तो विच मीन्स सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि अगर आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हो लगातार आपके पास रहेगी, ख़त्म नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल सन एनर्जी, सोलर एनर्जी कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। विंड कभी ख़त्म नहीं होगी। एंड हाइड्रो से एनर्जी भी कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। दुनिया के अंदर 70% पहले भी वाटर था और लैंड थी 30%, आज से कई 100 साल पहले, और आज से मिलियन ऑफ साल बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो सेम ही रहने वाला, दैट इज़ 70% वाटर एंड 30% लैंड, विच मीन्स वाटर कभी ख़त्म नहीं होगा, जो मर्जी कर लो आप। तो इस तरह से हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि डेवलपमेंट किस तरीके से करनी है। ऐसे करनी डेवलपमेंट कि फ्यूचर जनरेशन के लिए एनर्जी ना बचे और वो साइकिल पे आ जाएं, बैलगाड़ी पे आ जाएं। एनर्जी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रन द इकोनॉमी। तो आप एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, डेवलपमेंट कैसे कर रहे हैं, क्या वो डेवलपमेंट ऐसी है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए आप कुछ चीज़ें छोड़ के जाओगे, उनका भी ध्यान रख रहे हो, तो दैट डेवलपमेंट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इज इट ट्रू नॉट? ये बात यहाँ से। अच्छा जी, ये तो खैर ऐसा हो गया। स्माइल स्कीम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सीड एक स्कीम है। फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, ये इतना खास नहीं है, बट बैफ्टा अवार्ड 2022 यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये ब्रिटिश एकेडमी फिल्म टेलीविजन अवार्ड है, ब्रिटिश देते हैं इसको, ब्रिटेन वाले। और 94th ऑस्कर अवार्ड 2022 ये अमेरिकन स्पॉन्सर्ड रहता है और वो लोग जो हैं ऑस्कर देते हैं, और सबसे बड़ा अवार्ड ऑस्कर ही माना गया है फिल्म टेलीविजन के अंदर, एक तरह से फिल्मों में। और बैफ्टा अवार्ड भी काफ़ी रिकग्नाइज्ड है। नंबर 2 पे कह लीजिए तो बैफ्टा कहेंगे, नंबर 2 अवार्ड, नंबर 1 इज ऑस्कर अवार्ड। ऑलराइट, चलिए डिस्कस करते हैं। सो ये तो बरी द पास्ट, बिल्ड द फ्यूचर। एक इंस्पिरेशनल स्टोरी लिखी गई होती है इसके अंदर, एक आपको इंस्पायर करने के लिए। पीडी मैगजीन के अंदर जो फ्रंट पहला पेज है उसमें एक स्टोरी दी होती कैसे हमने मोटिवेट होना है, तो ये स्टोरी है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। यस मैगजीन। सो मोदी जी और नेशन दिस मंथ, देखिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अनवेल्स स्पेशल लोगो टू मार्क 75th ईयर ऑफ इंडो नीदरलैंड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। आपको बताया जाएगा इसके अंदर कि कौन से देश के साथ हमने 75 ईयर का रिलेशनशिप कंप्लीट किया है, और उसके उपलक्ष्य में एक लोगो रिलीज किया गया है, वो नीदरलैंड है। इंडिया साइंस होस्ट कंट्रीज और फल जो भी है, एक काम करते हैं सीधे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अनवेल स्पेशल लोगो टू मार्क 75th ईयर ऑफ इंडो नीदरलैंड डिप्लोमेटिक रिलेशन। तो संजय वर्मा सेक्रेटरी हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती है, बट आपने बस याद रखना है कि किस कंट्री के साथ हमने जो है वो ये एक्चुअल में रिलेशनशिप कंप्लीट किया है। 75 ईयर्स किसके साथ हुए हैं। 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ और उसी समय पे नीदरलैंड ने इंडिया को अप्रोच किया फॉर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, और तब से लेके अब तक सबसे ओल्डेस्ट कह सकते हैं आप जिसका इंडिया के साथ जो है वो एक हेल्दी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है। ये बात है यहाँ पे। अब लोगो जो है वो क्या है, लोगो के अंदर अब लिखिए इस चीज़ को, टाइम वैसे कम है काफ़ी, पर लिखिए बिल्कुल पॉइंटेड मटेरियल में डिफरेंट पेन से इसको पहले लिखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अनवेल स्पेशल लोगो टू मार्क 75th ईयर ऑफ इंडो नीदरलैंड डिप्लोमेटिक रिलेशन। और इसके नीचे 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स हम लिखेंगे जल्दी। हेडिंग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यही वाला, अनवेल्स स्पेशल लोगो टू मार्क 75th ईयर ऑफ इंडो नीदरलैंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस। अनवेल्स होता है
पेश करना, शो करना, वेल होता है कवर, अनकवर करना, एक तरह से अनवेल मीन्स रिलीज करना, एक तरह से। तो की पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा मुख्य बिंदु में कि नीदरलैंड पहला देश था जिसने इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टार्ट किए थे। नीदरलैंड वाज द फर्स्ट कंट्री विच इस्टेब्लिश्ड, वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री कह लीजिए आप, नीदरलैंड वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री विच इस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप विद इंडिया, विच इस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप विद इंडिया इन 1947। सो 1947 में नीदरलैंड यूरोपियन कंट्री में से वन ऑफ थी जिसने इस्टेब्लिश कर। दूसरा, लोगो जो है इसके लिए रिलीज किया गया है। सेकंड पॉइंट, द लोगो कंसिस्ट ऑफ लोटस एंड ट्यूलिप। लोगो कंसिस्ट ऑफ लोटस एंड ट्यूलिप, दो फ्लावर्स हैं। जो लोगो रिलीज किया गया इसके लिए, इसकी सेलिब्रेशन में, उसमें लोटस है और ट्यूलिप है उस लोगो के अंदर। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो लोटस है इट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया एंड ट्यूलिप इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ नीदरलैंड। तो एग्जाम में आ सकता है कि ट्यूलिप इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ विच कंट्री। आप बोलेंगे इतनी सारी कंट्री के हम कैसे याद रखें नेशनल फ्लावर क्या क्या हैं, तो आपकी ये भूल है क्योंकि ये बहुत ही सिलेक्टिव पूछे जाते हैं। क्योंकि नीदरलैंड के साथ हमने एक रिलेशनशिप कंप्लीट किया है तो उसकी याद में लोगो बनाया गया, तो उस लोगो के अंदर वो फूल डाला गया, तो ये इंपॉर्टेंट बना। ये नहीं कि आप 196-200 कंट्री से लोगो याद करें, सॉरी नेशनल फ्लावर याद करें, वो कौन याद करेगा। इसलिए आप स्मार्ट होने चाहिए ऐसी चीज करने के लिए। लोगो में चक्र भी है मिडल के अंदर, लोगो है चक्र इन दी मिडल। ऑलराइट, सही है। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं इसको, वैसे ऐसा लिख दीजिए कि वैसे छोड़िए इसको, वैसे हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है। हमें आज़ाद हुए 75 ईयर्स हो चुके हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसकी सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं और नीदरलैंड ने 3000 फ्रेश ट्यूलिप के फ्लावर जो हैं वो इंडिया को भेंट किए हैं। ऑलराइट, एक तरह से रिस्पेक्ट के तौर पे जो भी है भाई ये चीज़, बाकी चीज़ अब इम्पॉर्टेंट नहीं है। इंडिया साइंस होस्ट कंट्री एग्रीमेंट विद इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। आपको बता दूं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन बहुत बड़ी संस्था है। इसका पर्पज़ है कि इंटरनेशनली जो टेलीकम्युनिकेशन है, माने दूर संचार है, बात करते हैं आप इंटरनेशनली, उसको हम कैसे इंप्रूव करें और ट्रांसपेरेंसी लाएं। तो लिखिएगा नेक्स्ट टॉपिक में, इंडिया साइंस होस्ट कंट्री एग्रीमेंट HSA, इंडिया साइंस होस्ट कंट्री एग्रीमेंट HSA विद इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इंडिया साइंस होस्ट कंट्री एग्रीमेंट विद इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। अब इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में कई बार एग्जाम में सवाल पूछे गए हुए हैं, बट अभी एक होस्ट कंट्री एग्रीमेंट साइन किया गया है। ऑलराइट, इसका मतलब ये कि जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का एक सेंटर यहाँ इस्टेब्लिश होगा और हम उसके बारे में बात करेंगे क्या क्या बातें इसके अंदर हैं। तो पहले हम बात करते हैं क्या लिखा इसने। ऑन March 3, 2022 a host country agreement was inked between India and International Telecommunication Union। इनके बीच में inked मतलब एग्रीमेंट साइन हुआ। रुकिए ज़रा आप। फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर ऑफ ITU इन न्यू दिल्ली वॉज एस्टैब्लिश्ड। मैंने आपसे पूछ सकते हैं कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का सेंटर भारत में कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है, वह न्यू दिल्ली के अंदर। और तीसरी बात, GSCA मीन्स होस्ट कंट्री एग्रीमेंट was signed during a World Telecommunication Standard Assembly held in Geneva, Switzerland। तो अभी जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर एक असेंबली हुई थी इसके बारे में, वहाँ ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो लिखिए की पॉइंट्स के अंदर अब इसमें, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ऑफिस इज इस्टेब्लिश्ड
इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का दफ्तर दिल्ली में स्थापित किया गया है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ऑफिस इज इस्टेब्लिश्ड इन न्यू दिल्ली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी बात, टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ऑफिस इज इस्टेब्लिश्ड इन न्यू दिल्ली। दूसरी बात, ये जो इस्टेब्लिशमेंट हुई है इसके बारे में एग्रीमेंट साइन हुआ कहाँ पे है? जेनेवा के अंदर, स्विट्ज़रलैंड की एक कैपिटल है और वहाँ पे साइन किया गया है एग्रीमेंट। ये तो लिखिए दिस एग्रीमेंट, नेक्स्ट पॉइंट में, दिस एग्रीमेंट, ये समझौता जेनेवा में साइन हुआ है। दिस एग्रीमेंट इज साइंड इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। दिस एग्रीमेंट इज साइंड इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। ऑलराइट, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इट इज़ ओपनिंग इन साउथ एशिया रीजन। माने पूरे साउथ एशिया के अंदर इंडिया पहली कंट्री है जहाँ पे ये जो है वो ओपन हो रहा है इन साउथ एशिया। नेक्स्ट पॉइंट में, इन साउथ एशिया, दक्षिण एशिया के अंदर इंडिया इकलौती कंट्री है जहाँ पे ये हो रहा है। इन साउथ एशिया इंडिया इज़ द ओनली कंट्री वेयर द ऑफिस इज इस्टेब्लिश्ड। इंडिया इकलौता देश है जहाँ दक्षिण भारत में, दक्षिण एशिया में जहाँ ये इस्टेब्लिश हो रहा है। अब अगली बात है कि जो ITU है उसका सेक्रेटरी जनरल कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्रेटरी जनरल माने सबसे बड़ा पद का अधिकारी वहाँ पे। द सेक्रेटरी जनरल ऑफ ITU इज हॉलिन ज़ाओ। सेक्रेटरी जनरल ऑफ ITU इज हॉलिन ज़ाओ। ऑलराइट, ये बातें इंपॉर्टेंट थी यहाँ से। हॉलिन, HOULIN एंड ZHAO, हॉलिन ज़ाओ। ऑलराइट, ये बातें इसके अंदर हैं एंड कुछ बातें तो काफ़ी सारी इसके अंदर हैं, बट इन शॉर्ट आपको बता दूं मैं, तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का पर्पस है कि हम कैसे इंटरनेशनल कम्युनिकेशन को बढ़ावा दे सकते हैं और मेनली ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई पर्सन मान लो इंडिया से कॉल कर रहा है दुबई को, तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ में क्या है कि उसका जो उसकी बातचीत है या जो डेटा है दैट मस्ट बी सिक्योर्ड। प्रिवेसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिवेसी के बारे में दुनिया भर में चर्चा हो रही है कि दो लोग आपस में जो बात करते हैं उसको कोई थर्ड पार्टी जब एक्सेस कर लेती है तो कहीं ना कहीं उनकी ट्रांसपेरेंसी पे ये बड़ी चोट है, क्योंकि इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे अगर मान लो मैं किसी से बात कर रहा हूँ और उसको फेसबुक या कोई किसी देश की गवर्नमेंट देख रही है तो मुझे इतना मैटर नहीं करेगा, अनलेस कोई मेरे नोन देखें तो शायद मुझे कुछ हाइड करना है तो वो मैं ना कर पाऊँगा और इमेज तानिश होगी। बट अगर आप एक बड़ी संख्या में डेटा लोगों का चेक करते हो और उसका एनालाइज करते हो एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग के लिए, तो जो यूज़र्स हैं उनकी प्रिवेसी का भी राइट है जो आप उनसे छीन लेते हैं। तो इसके ऊपर काफ़ी डिबेट चल रहा है, यानी सारी चीज़ें हो रही हैं बहरहाल। अच्छा, 5G अब आप जानते हैं इंडिया में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है 5G। व्हाट इज़ 5G मीनिंग? फिफ्थ जनरेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। और यहाँ रेडियो कम्युनिकेशन होती है, रेडियो वेव्स के ज़रिए सिग्नल्स भेजे जाते हैं। हमारे फ़ोन में जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, चैट पैट करते, जो भी करते हैं, वीडियो भेजते हैं, जो करते हैं, ये कौन सी वेव पे होता है? रेडियो वेव्स पे। तो मोबाइल सिग्नल्स आर सेंट थ्रू रेडियो वेव्स। उसमें देखिए, जानते हैं रेडियो वेव्स क्या चीज़ होती है? एक यूवी स्पेक्ट्रम के अंदर आप जानते हैं एक जिसमें कि इंफ्रारेड रेज भी हैं, माइक्रोवेव हैं, इज नॉट, उसमें गामा है, अल्फ़ा है, उसमें रेडियो वेव्स भी आती है। तो एक स्पेक्ट्रम है लाइट का, उसके अंदर आपको ये चीज़ मिलेगी। इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्ट फायर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फ्रॉम INS चेन्नई। तो INS चेन्नई से इसको जो है वो टेस्ट किया गया है। व्हाट इज़ ब्रह्मोस? ये ब्रह्मोस क्या चीज़ है?
इंडिया का एक मिला जुला मिसाइल टेक्नोलॉजी सिस्टम है। मिसाइल आप जानते हैं काफ़ी समय से ऊपर, देखिए ब्रह्मोस इज़ द जॉइंट वेंचर बिटवीन डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मैंने DRDO जो इंडिया का है और NPOM ऑफ रशिया जो रशिया की एक डिफेंस टेक्नोलॉजी की आर्म है DRDO की तरह, उनके बीच में है। और बाकी इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, बट आप लिखिए इसके अंदर ये इंडियन नेवी टेस्ट फायर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फ्रॉम INS ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फ्रॉम INS चेन्नई इसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल इज द जॉइंट इनिशिएटिव बिटवीन ब्रह्मोस मिसाइल इज द जॉइंट इनिशिएटिव ब्रह्मोस मिसाइल is the joint initiative between India and Russia. Between India and Russia. और इंडिया की बात करें तो DRDO इंडिया से, फ्रॉम इंडिया इट इज़ DRDO एंड फ्रॉम रशिया इट इज़ NPOM। तो आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं कि जो ब्रह्मोस मिसाइल का एग्रीमेंट है वो DRDO एंड किसके बीच में हुआ है, तो फंसेंगे फिर, इनके रशिया लिखा ही नहीं होगा वहाँ पे, वहाँ लिखा होगा NPOM के बीच में। तो यहाँ आपको कंफ्यूज करते हैं, लिखा होगा NPOM NOPM PMOM, बाद में सारा इकट्ठा हो जाएगा। तो आपको ये फुल फॉर्म तो आपको पता करनी पड़ेगी, मैंने भी इसका पता नहीं किया फुल फॉर्म का कि NPOM क्या है, मगर ये DRDO की तरह ही है, दैट इज़ रशिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की एक आर्म या एक कंपनी, गवर्नमेंट फंडेड कंपनी जो मिसाइल लॉन्च करती है या मिसाइल बनाती है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज परषोत्तम पुष्पा इनिशिएट्स सागर परिक्रमा इन गुजरात। तो सागर परिक्रमा इन गुजरात एक इनिशिएटिव चलाया गया है। इसका पर्पज़ क्या है कि जो फिशरमैन कम्युनिटी है उसके इंटरेस्ट के लिए काम करना। आप जानते हैं हमारा जो कोस्टल एरिया है, जो समुंदर से सटा एरिया है, वहाँ पे फिशिंग एक बड़ी इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, लोगों का रोज़गार चलता है जो कोस्टल एरिया में सटे हुए हैं। तो उस कम्युनिटी के साथ कई बार दिक्कतें आती हैं, जैसे मौसम ख़राब होता है, जाते हैं उनको काफ़ी दिक्कत आती है। समुंदर में अगर मौसम ख़राब सडनली हो जाए तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात क्या है कि कई बार वो फिशिंग के लिए यहाँ से वहाँ निकलते हैं तो अगल बगल की जो कंट्री हैं उनकी जो नेवी उनको अरेस्ट कर लेती है, छुड़ाने पड़ते हैं, फ़ोन करके भी अपने बंदे थे ऐसे गए थे कि फिशिंग के हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से जो है सारा ये झमेला है फ़िशिंग के साथ। ऐसा कई बार हुआ है कि जो हमारे तमिलनाडु के जो फिशरमैन हैं वो फिशिंग करते करते आगे निकल गए और उनको जो है श्रीलंका की नेवी ने अरेस्ट कर लिया। फिर कॉल करनी पड़ती है ना उनको कि ये लोग कौन है, इनका ये टेररिस्ट तो नहीं है, ये कुछ ऐसे लोग तो नहीं है, जासूस तो नहीं है, तो उसके बाद फिर इनको छुड़वाया जाता है। अब इसी ना मूवी एक चेन्नई एक्सप्रेस शाहरुख खान की, उसमें कुछ फिशरमैन को जो है वो श्रीलंका की जो फोर्सेस हैं उनको अरेस्ट कर लेती है, तो शाहरुख खान भी उसमें जो है वो अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर बात करके छुड़वाते हैं उसको, जो भी है। बट परिक्रमा, सागर परिक्रमा का पर्पज़ क्या है कि जो फिशरमैन कम्युनिटी है गुजरात की, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, उनको काम करने में आसानी हो। लिखिएगा इसमें सागर परिक्रमा इनिशिएटिव इन गुजरात, सागर परिक्रमा इनिशिएटिव इन गुजरात, सागर परिक्रमा इनिशिएटिव इन गुजरात। गुजरात का देखिएगा सागर परिक्रमा इनिशिएटिव कौन से राज्य में चलाया गया है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होते क्वेश्चन ये एक एक लाइन के ही हैं, मगर बस वही बात है कि अपडेट रहना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो सागर परिक्रमा इनिशिएटिव गुजरात में चलाया गया है। इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ है टू प्रोटेक्ट द दैट इज इंटरेस्ट ऑफ फिशरमैन कम्युनिटी इन गुजरात। लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट में, इट्स पर्पज़ इज टू प्रोटेक्ट द इनिशिएटिव ऑफ फिशरमैन कम्युनिटी इन गुजरात। इसका उद्देश्य है कि मछली उत्पादन के व्यापारियों के हितों की रक्षा करना, मछली उत्पादन के व्यापारियों की हितों की सुरक्षा करना।
अब देखिए मिलान एक्सरसाइज, मैंने कहा था बिगिनिंग में ही आपको, चलो ये बात तो मैंने बता ही दी है। पहली बात तो ये कि गुजरात मार्क्स द फर्स्ट स्टेट एज पार्ट ऑफ परिक्रमा इनिशिएटिव। गुजरात पहला ही ऐसा राज्य है जहाँ पे ये स्कीम चलाई गई है। ऐसी बात नहीं है, गुजरात जैसे गोवा भी है, महाराष्ट्र भी है, कर्नाटक भी है, केरल भी है, तमिलनाडु भी है, आंध्र प्रदेश भी है, तेलंगाना भी है, ये भी सटे हैं किससे, अपना वेस्ट बंगाल है समुद्र से। तो उन फिशरमैन के भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, गुजरात ही क्यों, मगर इसकी बिगिनिंग कहीं ना कहीं से करनी थी। तो कि कहाँ से इसकी बिगिनिंग गुजरात से की गई है। 11 एडिशन ऑफ मिलान एक्सरसाइज। मिलान एक्सरसाइज आपसे पूछ सकते हैं कि जो मिलान एक्सरसाइज है वो कौन सी डिफेंस फोर्स की एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में आप जानते हैं ना, दो डिफेंस फोर्सेस के बीच में एक प्रैक्टिस, ताकि एक दूसरे के स्किल्स का आदान प्रदान हो सके, टेक्नोलॉजी टेक्निक का आदान प्रदान हो सके। तो जो फ्रेंडली कंट्रीज होती हैं वो एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हुए एक्सरसाइजेस किया करती हैं। तो ये किस एक्सरसाइज है? नेवी की। तो इंडियन नेवी ने 30 नेशन के साथ एक्सरसाइज की है। वो 30 नेशन हमारे फ्रेंडली नेशन होंगे। हम इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के साथ कभी नहीं करेंगे ना। रीज़न क्या है? उनका शेयर करेंगे, वो लड़ पड़ेंगे कल परसों जान के कि इनके पास ये टेक्नोलॉजी, इनके पास ये स्किल है, इनके पास ये एक्सपर्टीजमेंट है। दैट इज़ वाई हमेशा ये इस तरह की एक्सरसाइज के साथ की जाती है फ्रेंडली नेशन के साथ। तो इंडियाज लार्जेस्ट एवर मल्टी नेशनल मिलान नेवल एक्सरसाइज विद 26 वॉरशिप्स, 21 एयरक्राफ्ट और सबमरीन के साथ ये विशाखापट्टनम में हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट में कि मिलान एक्सरसाइज विशाखापट्टनम में हुई है। मिलान एक्सरसाइज इज हेल्ड एट विशाखापट्टनम, अब इसमें मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? इन कंट्रीज के नाम याद रखना। डिफ़िकल्ट क्यों है? क्योंकि आप इनके नाम याद रख के जाओगे अभी से एग्ज़ाम से पहले, स्वाभाविक है कि आप भूल सकते हैं और मिक्स हो सकते हैं कंट्री के नेम। 30 नेशन कौन, इनकी लिस्ट बना लो फिलहाल। यूएस है, अमेरिका था इसमें शामिल, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी था, इसमें फ्रांस भी था। बनाई लिस्ट एक। द कंट्रीज इन्वॉल्व इन दिस एक्सरसाइज व, जो देश इसमें शामिल हुए वो थे अमेरिका, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रांस, जापान, वियतनाम, सामने नाम दिए आपको, वियतनाम, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, इसके अलावा ये टॉप थे एक्सरसाइज के अंदर, मेनली इन्होंने पार्टिसिपेट किया। मगर इसके अलावा कुछ और भी थे, जैसे रशिया भी था, इजराइल भी था, ईरान भी था, यूएई भी था, इजिप्ट भी था, सऊदी अरेबिया भी था, ओमान भी था। ये कुल मिला के 13 नेशंस हैं। ऑलराइट, रशिया, इजराइल, ईरान, यूएई, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ओमान, इनके नाम आप याद रखिएगा। डिफ़िकल्ट काम होगा बट याद आप ज़रूर रखें इस चीज़ को। मिलान एक्सरसाइज, कोई पूछे आपसे कि मिलान एक्सरसाइज का ये कौन सा संस्करण था? इट वो 11th फेज। इस तरह की हमने 10 और एक्सरसाइज कर रखी है मिलान सीरीज़ के अंदर। तो मिलान सीरीज़ का ये 11th सेशन था इस एक्सरसाइज के अंदर। आपको इसी ही तरीके से चीज़ें पढ़नी चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट। स्लाइनेक्स, आपको एग्जाम में आएगा कि स्लाइनेक्स क्या चीज़ है, व्हाट इज स्लाइनेक्स। करंट अफेयर में हम ये डिस्कस कर चुके हैं पहले, अगर आपको याद होगा तो। स्लाइनेक्स इज द एक्चुअली अ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइनेक्स। ऑप्शन आएंगी वायरस है क्या, ऑप्शन आएंगी क्या ये न्यू टेक्स है क्या, ऑप्शन आएंगे क्या ये एक नेवल एक्सरसाइज है। तो राइट आंसर इज नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। हुई कहाँ है ये? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में, सेम जगह पे ये हुई है।
ऑलराइट, इसमें इंडिया ने कोशिश की है कि जो इंडिया के नेबर हैं इंडियन ओशन में, उनके साथ एक अच्छा जॉइंट इनिशिएटिव किया जाए ताकि एटलीस्ट इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डिप्लोमेटिकली इंडिया के पास गिरफ्त रहे कुछ कंट्रीज़ के। फॉर एग्जांपल वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव किसका है? चाइना का। चाइना इस कॉन्टिनेंट की हम बात करें, एशिया कॉन्टिनेंट की और स्पेशली इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, तो यहाँ पे ज़्यादातर कंट्रीज़ को अपने कंट्रोल में वो ले रहा है। वो चाह रहा है कि सारी कंट्रीज़ उस पर डिपेंड हो जाएं इकोनॉमिकली। श्रीलंका, पाकिस्तान तक आप देखेंगे तो डिप्लोमेटिकली वो इन्वॉल्व हो चुके हैं किसके साथ? चाइना के साथ। कमर्शियली काफ़ी अधिक लोन है चाइना का किसके ऊपर? श्रीलंका एंड पाकिस्तान के ऊपर। तो ये एक चीज़ है। अब सवाल ये था कि इंडिया ने उसको दो टुक देने के लिए जो वन रोड दैट इज़ वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, सागर लॉन्च किया था। तो एग्ज़ाम आपसे पूछ सकते हैं कि चाइना का वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने कौन सा इनिशिएटिव चलाया है? नाम उसका है सागर, दैट इज़ नेबरहुड फर्स्ट की एक जो पॉलिसी है जिसमें सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दी रीजन। सागर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक इनिशिएटिव, नाम उसका सागर। सागर की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल दी रीजन। इसके फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं। तो नीचे नोट लगाइए एक और लिखिएगा, नोट लगाइए। टू काउंटर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, टू काउंटर वन बेल्ट वन रोड initiative of China, OBOR, One Belt One Road Initiative of China, India launched Sagar Mission. India launched Sagar Mission and Sagar की फुल फॉर्म को लिखो ब्रैकेट के अंदर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दी रीजन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दी रीजन। कौन सा रीजन है? वही इंडियन ओशन वाला रीजन। इसमें कई कंट्रीज़ हैं, इंडिया उनको अपने पकड़ में करना चाहता है क्योंकि इंडिया एक बड़ी इकॉनमी बनने जा रही है, तो उसको भी मार्केट चाहिए, एक बड़ी मार्केट जहां अपनी गुड्स और सर्विसेज को वो सप्लाई कर सके और इकॉनमी के लिए ऊपर आ सके। ये चीज़, चलिए आप इसकी ख़ुद भी कोशिश कीजिए पढ़ने की। एंड ये मैगज़ीन आप ऑनलाइन मतलब जो ऐप है जियो मैगज़ीन ऐप, आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं, इसको मंगवा भी लीजिए इसको। कल आपसे पूछूंगा इसके बारे में मैं फर्स्ट दैट इज़ जैसे ये कौन सा पेज है? थर्ड पेज है, नाइन्थ पेज है। आपने 4 पेज और पढ़ के आने हैं इसके अंदर, ये आपका होमवर्क है कल के लिए। मैगज़ीन के इस मैगज़ीन के अपने 4 पेज नेक्स्ट पढ़ के आने हैं और फ्री में पढ़ना है तो जियो मैगज़ीन ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। आपका मान लो आपकी सिम जियो की नहीं है तो आप किसी भी जियो वाले फ्रेंड से लीजिए कोड, एक OTP जनरेट होगा, ये डाउनलोड करते ही और फिर OTP डालते आपके फ़ोन में चल पड़ेगी जियो मैगज़ीन। तो आपने नेक्स्ट 4 पेज पढ़ के आने हैं। इसी तरीके से शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट चीज़ें हैं, ये नहीं क्या बोलेंगे R&D ये वो, कोई पूछता नहीं इस बारे में। आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लेके आनी है एक फैक्ट्स के ऊपर। देखिए अगर मान लो मैं आपको बोल दूं कि जैसे ये 2 लाइन यहाँ से पढ़िए, कहीं ना कहीं आपकी रीडिंग कैपेसिटी भी ख़त्म होती है इससे। आप पढ़ें, फिर जो मैं आपसे पूछूंगा उन बातों के ऊपर आप गौर करना कि हमसे यही बातें क्यों पूछी, क्योंकि जब आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा, एग्ज़ाम आप 2-3 देंगे, फेल होंगे, मालूम चलेगा कि आपने किस तरह की इन्फॉर्मेशन पढ़नी थी ज़्यादा और किस तरह की आपने वहाँ से छोड़नी थी। तो एग्ज़ाम निकलते कैसे हैं? ज़्यादा पढ़ने से नहीं, क्या चीज़ छोड़नी है ये पता होना चाहिए। या आपके पास एक बुक है, उसमें से क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एग्ज़ाम की डिमांड अलग होती है। तो उस हिसाब से आप नेक्स्ट 4 पेज पढ़ के आएंगे, कल आपसे मैं पूछूंगा।